Welcome dear students, good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. Dear students, आज हम इस लेक्चर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के हिंदी मीडियम का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। जो लेक्चर नंबर 11 था प्रीवियस लेक्चर, इससे पहले का जो लेक्चर था, इसमें डियर स्टूडेंट्स हमने अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुप्रयोग देखे। इस अनुप्रयोग में पहला हमारे पास था कि परमाणु और अणु का जो परमाणु और अणु जो है इन दोनों में डिफरेंट है, दोनों में भिन्नता होती है। ये बात हमें पता चली अवोगाद्रो परिकल्पना से। दूसरी बात, ये हमें गैसीय जो परमाणु हैं इन गैसीय तत्वों के द्रव्यमान को निर्धारित कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी देखेंगे किस तरीके से निर्धारित करेंगे। तीसरा हमारे पास इसने क्या कहा कि सामान्यतः जो हमारे पास सामान्यतः जो गैसें होती हैं, ये गैसें द्विपरमाणविक होती हैं। कैसी होती हैं? द्विपरमाणविक होती हैं। द्विपरमाणविक का मतलब है कि गैसों के एक अणु में सामान्यतः दो परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए। चौथे नंबर पे मैंने आपसे कहा कि ये वाष्प घनत्व और मोलर द्रव्यमान में संबंध को व्यक्त करती है, और संबंध आया था वाष्प घनत्व जो होगा गैस का, ये उसके मोलर द्रव्यमान से आधा होगा। हमें मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ जाए तो मोलर द्रव्यमान आ जाएगा गैस का 2 गुणा वेपर डेंसिटी। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन दे दिया कि एक गैस का मोलर द्रव्यमान निकालिए, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो यदि गैस का वाष्प घनत्व 16 है। क्या क्वेश्चन दिया? यदि किसी गैस का वाष्प घनत्व 16 है, तब गैस का मोलर द्रव्यमान है, तो हम कहेंगे गैस का मोलर द्रव्यमान जो है ये आ जाएगा मोलर द्रव्यमान बराबर 2 गुणा वेपर डेंसिटी, और वाष्प घनत्व का दुगना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 32 यूनिट। ठीक है, फिर हमने इसके लिए बताया कि हमारे पास गैस के मोलर आयतन की गणना भी हम इस हाइपोथेसिस से कर सकते हैं। मोलर आयतन की गणना कैसे करेंगे? तो हमारे पास आ गया मोलर आयतन की गणना। मोलर आयतन जो है, मोलर आयतन का निर्धारण जो हम करेंगे वो करते हैं इस हाइपोथेसिस के आधार पर। और मैंने आपसे कहा नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, या मैं कह दूं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस, कोई भी गैस हो 1 मोल होनी चाहिए, 1 मोल गैस का आयतन बराबर आता है 22.4 लीटर। कितना आता है? 22.4 लीटर या 22,400 ml। कोई भी गैस ले लो, 1 मोल हाइड्रोजन ले लो, 1 मोल नाइट्रोजन ले लो, 1 मोल मीथेन गैस ले लो, इन सब का आयतन आएगा 22.4 लीटर एनटीपी या एसटीपी पर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने आपसे कहा वेपर डेंसिटी बराबर क्या था? कोई भी गैस है, इस गैस के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान बटे में हाइड्रोजन गैस के एक अणु का द्रव्यमान, यानी कि 2। और मैंने कहा गैस के एक अणु के द्रव्यमान को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो मैं कह दूंगा मोलर द्रव्यमान बराबर आ गया, मोलर द्रव्यमान का मतलब कितने मोल गैस हो गई? 1 मोल। ये आ गया वेपर डेंसिटी गुणा 2। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड मैं आपसे कहूंगा कि इसी हाइपोथेसिस से वेपर डेंसिटी बराबर क्या था? गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे में हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान। कंडीशन क्या ले रहे हैं हम, एनटीपी या एसटीपी पर। वेपर डेंसिटी बराबर आ गया एक अणु में मैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। किसका निर्धारण करना है, आयतन का। तो मैं कह दूं कि एक अणु में एक आयतन है, 1 ml आयतन है। तो मैंने कहा गैस के 1 ml का द्रव्यमान बटे में ये हो गया हाइड्रोजन के 1 ml का द्रव्यमान। 1 ml का क्या हो गया, द्रव्यमान। और हम बात कर लेते हैं वेपर डेंसिटी बराबर आ गया गैस के 1 ml का द्रव्यमान बटे में 1 ml का भी द्रव्यमान हमें पता नहीं है। हाइड्रोजन के 1 ml का द्रव्यमान एसटीपी पर 0.0000897 ग्राम होता है। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं 1 ml गैस का द्रव्यमान क्या होगा, वेपर डेंसिटी गुणा 0.0000897 ग्राम होगा। किसी भी गैस का इतना ग्राम मेरे पास है तो उसमें आयतन कितना हो गया, 1 ml। अपोजिट बोल दो अब, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पास वेपर डेंसिटी इंटू 0.0000897 ग्राम गैस का आयतन बराबर है, आयतन बराबर 1 ml है, ठीक है। तब मैं कहूँगा 1 ग्राम गैस का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 1 ml बटे में वेपर डेंसिटी गुणा 0.0000897 ml। ये ml हो गया हमारे पास, आयतन हो गया किसका, 1 ग्राम गैस का, ठीक है। किसका आयतन हो गया, 1 ग्राम गैस का आयतन हो गया। हमें 1 ग्राम का नहीं निकालना, हमें मोलर द्रव्यमान के बराबर गैस का निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान का द्रव्यमान क्या हो गया, वेपर डेंसिटी गुणा 2, वेपर डेंसिटी गुणा 2। तब मैं कहूँगा कि वेपर डेंसिटी गुणा 2 ग्राम गैस का आयतन। इस गैस का आयतन निकालना है तो 1 बटे में वेपर डेंसिटी गुणा 0.0000897 गुणा वेपर डेंसिटी गुणा 2। वेपर डेंसिटी से वेपर डेंसिटी कैंसिल, 2 बटे में 0.0000897 कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने कहा था लगभग 22,400 ml आएगा, जिसको हम कहेंगे 22.4 लीटर। यानी कि 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 22.4 लीटर होता है। कितने लीटर होता है, 22.4 लीटर। क्लियर। अब हम इसका एक एडवांटेज और देखेंगे कि इसके हमारे पास लास्ट एडवांटेज क्या है कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, इस परिकल्पना के अकॉर्डिंग हम किसी भी गैस को एनालिसिस करके इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को व्यक्त कर सकते हैं। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणु सूत्र को हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी गैस का एनालिसिस करेंगे कि हमने एग्जाम्पल लिया, क्या कहा मैंने, गैस के अणु सूत्र का निर्धारण कर सकते हैं। अणु सूत्र का क्या कर सकते हैं, निर्धारण। कैसे कर सकते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की कॉम्बिनेशन से NH3 गैस का निर्माण किया, अमोनिया का निर्माण किया। ठीक है,
N2 प्लस 3H2 क्या बना 2NH3। हमने कहा स्टाइकियोमेट्री का एनालिसिस करो पहले, तो हमारे पास आया ये एक आयतन, तो हाइड्रोजन गैस का कितना आयतन होगा 3 आयतन होगा, और इसका कितने आयतन होंगे 2 आयतन हमें प्राप्त होंगे। मैंने कहा था कि गैलुशैक जो है ये आयतन, यहां तक की विश्लेषण जो है, यहां तक का एनालिसिस है, ये गैलुशैक के अकॉर्डिंग है। गैलुशैक ने आयतन की बात की है। आयतन में अणुओं का अध्ययन किसने किया है अवोगाद्रो ने। तो यहां तक का एनालिसिस तो है गैलुशैक का। यहां से आगे का एनालिसिस डियर स्टूडेंट है किसका, यहां से आगे का एनालिसिस है बेटा किसका है अवोगाद्रो का। तो डियर स्टूडेंट्स इससे आगे मैं आपसे बात करूंगा कि एक आयतन में मैंने सपोज किया n अणु हैं, तो मैं कहूंगा 10 आयतन में 10 अणु हो जाएंगे, 20 आयतन में 20 अणु हो जाएंगे। कंडीशन सेम रहेगी टेम्परेचर और प्रेशर की। तो मैं कहूंगा इस एक आयतन में एक अणु है n अणु है, तो 3 आयतन में 3n अणु हो जाएंगे, और 2 आयतन में 2n अणु हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगा n का मान 1 रख देता हूं, तो मैं कहूंगा ये एक अणु है मेरे पास, ये कितने अणु होंगे 3 अणु होंगे। तब मैं कहूंगा इसके कितने अणु हमें प्राप्त होंगे 2 अणु हमें प्राप्त होंगे। और अब हम कह दें नहीं सर हम तो एक अणु प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक अणु प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके एक अणु का मतलब हो गया इसके 3/2 अणु हमारे पास होंगे, और इसके हमारे पास 1/2 अणु होगा। ठीक है, अब मैं कहूंगा नाइट्रोजन गैस के एक अणु में 2 परमाणु हैं, तो इसके आधे अणु में कितने परमाणु होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसके आधे अणु में परमाणु हो गया 1। क्यों हो गया भाई, इसके एक अणु में 2 परमाणु हैं, 2 अणु में कितने हो जाएंगे 2 अणु में 4 हो जाएंगे, 10 अणु में कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तब मैं कहूंगा कि आधे अणु में कितने हो जाएंगे, तो एक अणु में 2 परमाणु, तो आधे में 1 परमाणु हो जाएगा। इधर आ जाओ, हाइड्रोजन को एनालिसिस करो। हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं 2 हैं, 5 अणुओं में कितने हो जाएंगे 10, 10 अणुओं में कितने हो जाएंगे 20। ऐसे ही मैं कहूंगा 3 अणुओं में कितने हो जाएंगे, एक अणु में 2 हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे 6, और 3/2 में कितने हो जाएंगे, तो आधा कर दो, कितने परमाणु हो जाएंगे 3 परमाणु हो जाएंगे। और ये आपस में कॉम्बिनेशन करके जुड़ करके एक अणु बनाएंगे किसका अमोनिया का। क्या एनालिसिस निकला, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं। यानी कि अमोनिया का फॉर्मूला होना चाहिए N1 और H कितने होने चाहिए 3। देखो हमने अमोनिया का फॉर्मूला क्या लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी गैस के केमिकल फॉर्मूले को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलें फिर आगे, बोले कोई दिक्कत है क्या यहां तक। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। किसकी बात करेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। किसकी चर्चा करेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है,
जॉन डाल्टन ने ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन के हमने लॉ पढ़े, इनका अध्ययन करते हुए, रासायनिक संयोजन के नियमों का अध्ययन करते हुए परमाणु संरचना से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो जैसा नाम में आ गया, किसने प्रतिपादन किया? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन जो है ये एक स्कूल टीचर था, इंग्लिश स्कूल टीचर और दार्शनिक था। इसने 1803 से 1807 तक वर्क करते हुए कुछ परमाणु संरचना से संबंधित बिंदु व्यक्त किए। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? इसने क्या कहा? परमाणु जो है ये ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के एटोमिया शब्द से लिया है। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से? एटोमिया शब्द से लिया है। एटोमिया शब्द का मतलब हो गया, इंग्लिश में कहें तब हम कहेंगे नॉन डिवाइडेबल। नो डिवाइडेबल यानी कि क्या हो गया? अविभाज्य। क्या हो गया? अविभाज्य। तब इसने क्या कहा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम, यानी कि ये बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सूक्ष्मतम अविभाज्य पार्टिकल, अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, वापस देखें। डाल्टन ने बताया कि परमाणु शब्द जो है ये लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के एटोमिया शब्द से लिया गया है और एटोमिया का अर्थ हो गया नॉन डिवाइडेबल, अविभाज्य। यानी कि परमाणु इतना छोटा कण है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो किसी पदार्थ का स्मॉलेस्ट अनब्रेकेबल पार्टिकल जो है, अविभाज्य जो कण होता है, ये क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, फिर इसने हमें कहा दूसरी बात कि एक ही एलिमेंट्स के कितने भी परमाणु ले लो, एक ही एलिमेंट्स के परमाणु जो हैं, एक ही तत्वों के परमाणु, एक ही तत्वों के परमाणु ये पूर्णतः समान होंगे। पूर्णतः क्या होंगे? समान होंगे। आकार में, आकृति में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, प्रोटॉनों की संख्या में, द्रव्यमान में, सभी तरीके से क्या होंगे? संगठन में समान होंगे। लेकिन जब हम अलग अलग तत्वों के परमाणु की बात करें तो अलग अलग तत्वों के परमाणु लेंगे तो ये अलग अलग होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होंगे? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग। कितने पॉइंट हो गए? 2। पहला पॉइंट क्या था? परमाणु जो है सूक्ष्मतम कण है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या हुआ? एक ही तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसने क्या कहा। नेक्स्ट पॉइंट इसने कहा हमसे कि परमाणु जो हैं ये आपस में युग्मित होकर के, परमाणु आपस में क्या होकर के? युग्मित होकर के परमाणु यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परमाणु यौगिक बनाते हैं। और इस परमाणु यौगिक को वर्तमान में हम अणु कहते हैं। क्या बनाते हैं? परमाणु यौगिक बनाते हैं जिन्हें वर्तमान में हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो ध्यान रखना, परमाणु यौगिक शब्द किसने यूज किया है? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, यानी कि एक परमाणु ये उसी प्रकार के दूसरे परमाणु या भिन्न परमाणु से जुड़ सकता है, दूसरा परमाणु, और ये आपस में युग्मित होकर के क्या बनाएंगे? परमाणु यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परमाणु यौगिक। ठीक है,
फिर इसने क्या कहा, नेक्स्ट पॉइंट कहा कि परमाणु जो है इसको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम परमाणु को ना तो प्राप्त कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा था उस नियम की अनुपालना या उस नियम की विवेचना कर रहा है डाल्टन सिद्धांत। यानी कि एटम जो है, परमाणु जो है, इसको ना तो प्राप्त किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। यानी कि कौन से नियम की पालना कर रहा है ये, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। फिर इसने कहा कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है। ये बात भी किसने कही, डाल्टन ने। ये जो पॉइंट है इसका, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं इनमें कौन भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है। ठीक है, ये डाल्टन थ्योरी के कुछ मुख्य बिंदु थे। ठीक, अब हम बात करेंगे, इसने एक बात और कही थी कि कोई भी यौगिक है हमारे पास, किसी भी यौगिक में अवयवी परमाणु जो होते हैं, इन अवयवी परमाणु की संख्या निश्चित होती है। यानी कि इनका संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अवयवी परमाणुओं का संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, ये परिवर्तनशील नहीं है। ये किसका सिद्धांत है, डाल्टन के सिद्धांत के मुख्य बिंदु है। क्लियर, डाल्टन के सिद्धांत के क्या हैं, मुख्य बिंदु। अब हम बात करेंगे कि इसने कहा परमाणु अविभाजित है। ये पॉइंट भी इसका आगे जाके फेल हो जाएगा, क्योंकि परमाणु को फिर हम फर्दर डिवाइड करेंगे, दोबारा से डिवाइड करेंगे स्मॉल पार्टिकल में, जिनमें से 3 मूलभूत पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। कुछ अन्य पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है, लेकिन मूलभूत पार्टिकल कितने हैं, 3। तो आपसे पूछ लिया जाए परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं, 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अन्य पार्टिकल है जैसे न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रॉन है, ठीक है, और ऐसे ही मेसोन कण है। ये कुछ अन्य पार्टिकल्स भी इसमें होंगे। तो हम परमाणु को आगे विभाजित करेंगे। ठीक, फिर हम बात करें, इसने कहा सेकंड पॉइंट का, एक ही प्रकार के एलिमेंट्स के जितने भी परमाणु हैं ये पूर्णतः समान होंगे। ये बात भी गलत सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि आगे हम समस्थानिक पढ़ेंगे। जो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के एलिमेंट्स के परमाणु होते हैं, लेकिन द्रव्यमान में अलग अलग होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से समान नहीं होते। ठीक है, फिर इसने इसी पॉइंट में कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु पूर्णतः अलग अलग होते हैं। ये पॉइंट भी आगे गलत होगा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे समभारिक। समभारिक जो हैं इनमें द्रव्यमान समान होता है, यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु पूर्णतः समान नहीं होते, कुछ ना कुछ उनमें सिमिलरिटीज होती हैं। ठीक है, फिर इसने क्या कहा कि परमाणु जो हैं ये ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है डाल्टन परिकल्पना के अनुसार रासायनिक संयोजन के कौन से नियम की अनुपालना हो रही है। तो यहाँ 2 नियम की अनुपालना हो रही है। एक तो ये नियम, ये पॉइंट तो किसको बता रहा है, द्रव्यमान संरक्षण को बता रहा है, और ये जो पॉइंट है अवयवी परमाणु कांस्टेंट होते हैं, ये निश्चित संगठन के नियम को बता रहा है। ठीक है, और इसका यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, ये पॉइंट इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे इसके कुछ एडवांटेज जो हैं ये, और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे परमाणु और अणु की आधुनिक परिभाषाओं पर, और फिर हम परमाणु द्रव्यमान और अणु के द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।